हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जैम 2022 के बचे हुए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक 4x6 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका रैंक बताना है। तो देखो इन दोनों में मिनिमम जो है 4 और 6 में वो है 4। तो जो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 4 या 4 से कम होगा। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीरो करना होगा, उसके लिए हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 पे, R2 माइनस R1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0, तो ऑलरेडी है, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1, यहाँ 1 1 0, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इस पूरी की पूरी रो को हम क्या कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये माइनस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जीरो चाहिए तो हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 पे, एट R3 माइनस R2। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, फर्स्ट टू जो रोज हैं वो तो सेम ही रहेंगी, 0 1 1 -1 -1 0। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये -1, और ये 1 माइनस -1 ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी एक रो एक्लन फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वी हैव टू अप्लाई मोर ऑपरेशंस। देखो यहाँ पे 1 करने के लिए फिर से इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये तीनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जीरो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, R4 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, R4 माइनस R3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शुरू की जो 3 रो हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 -1 0, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस पूरी की पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम फर्दर तो रिड्यूस कर नहीं सकते, एंड दिस इज द रो एक्लन फॉर्म। और जो रो एक्लन फॉर्म हमारी आई है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 4 है, एंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए है यहाँ पे, रैंक ऑफ सॉरी जो रैंक ऑफ ए होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन में एक वी बोला है कि कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट्स एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 6। तो इसको हम इससे भी डिनोट कर देते हैं P6 से। P6 क्या है कि इसमें सभी रियल पोलिनोमियल आएंगी P6 ओवर R। ठीक है ना, P6 ओवर R से हम डिनोट कर सकते हैं इस वेक्टर स्पेस को। इसमें क्या है, सभी रियल पोलिनोमियल्स आएंगी और जिनकी डिग्री या तो 6 है या 6 से कम है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इनमें से क्या सब स्पेस बनेगा इस वेक्टर स्पेस का। अब देखो सब स्पेस चेक करने के लिए क्राइटेरिया होते हैं कुछ। ठीक है, सबसे जो इजी क्राइटेरिया क्या है कि 3 कंडीशन चेक कर लो, कि पहला तो उसमें जीरो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी तुम सब मान लो कोई W सब स्पेस देख रहे हो तो जीरो जानी चाहिए उस W में। सेकंड क्या है कि वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए, यानी ए और बी W में से ले रहे हो तो A प्लस बी भी W में जाने चाहिए, और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि अल्फा फील्ड में से लिया और कोई ए लिया W में से तो अल्फा इंटू ए भी W में जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन वी से दैट कि ये जो भी सबसेट है ये एक सब स्पेस है। ठीक है, तो वही चेक करेंगे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें बोल रहा है कि वो सभी पोलिनोमियल्स ले लो, एक मिनट। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि वो सभी पोलिनोमियल्स ले लो V में से जो 1/2 पे रैशनल ना दे, यानी 1/2 जब मैं पुट करूँ x की जगह पे तो मुझे रैशनल नंबर ना मिले। एक बात बताओ, जो जीरो पोलिनोमियल होती है, ठीक है ना, जीरो पोलिनोमियल तो जीरो ही होती है सिर्फ। ठीक है, उसको जीरो ऑफ एक्स या जीरो ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट जस्ट जीरो, है ना। तो जब उसमें 1/2 पुट करूँगा तो वो तो मेरे को जीरो ही देगा, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल है और जीरो तो रैशनल नंबर है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो पोलिनोमियल है वो जाएगी ही नहीं इसके अंदर, है ना, क्योंकि वो रैशनल नंबर दे रही है 1/2 पुट करने पे। तो और जब जीरो ही नहीं गया मतलब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो सब स्पेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं है सब स्पेस। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 1/2 पुट करने पे 1 आना चाहिए, वो सारी पोलिनोमियल इकट्ठी करनी है जो 1/2 पुट करने पे 1 दे दे। तो अब जीरो पोलिनोमियल में 1/2 पुट करूंगा तो मेरे को 1 नहीं मिलेगा, मेरे को तो जीरो ही मिलेगी, है ना। तो फिर ये भी सब स्पेस नहीं हो सकता बिकॉज इसमें भी जीरो नहीं गई, तो पहले तो नहीं हो सकते। अब देख लेते हैं लास्ट टू, सी देख लेते हैं। अच्छा, सी देखने से पहले एक बार डी देख लेते हैं। डी में कह रहा है कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ना 1/2 पे, वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब जीरो पोलिनोमियल जो होती है उसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे को जीरो ही मिलेगा, और डेरिवेटिव निकालता हूँ 1/2 पे तो वो भी जीरो ही मिलेगा। लेकिन ये कह रहा था कि वो पोलिनोमियल्स इकट्ठा करनी है जिनका डेरिवेटिव 1/2 पे 1 आ जाए, पर ये तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी जीरो पोलिनोमियल नहीं गई, और जीरो पोलिनोमियल ही नहीं गई इसके अंदर, इसका मतलब ये सब स्पेस हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया, सी वो करेक्ट होगा, है ना। तो उसको एक तुम वैसे सीधा भी करेक्ट कर सकते हो क्योंकि वन आंसर करेक्ट ऑप्शन है, और देख भी सकते हैं ये कैसे करेक्ट है। ठीक है ना, देखो इसमें जीरो जा रहा है या नहीं, सबसे पहले ये देखना होगा। अब जीरो पोलिनोमियल जो है वो 1/2 पे भी जीरो देगा, और जो जीरो पोलिनोमियल है वो 1 पे भी जीरो देगा। इसका मतलब जीरो ऑफ 1/2 ऑफ 1/2 बराबर है ऑफ 1। ओ क्या है, हमने जीरो पोलिनोमियल डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ओ से। तो ये ऑफ 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो पोलिनोमियल इसमें जा रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जीरो तो जा रहा है। अब बाकी दो कंडीशन देख लेते हैं। बाकी दो कंडीशन क्या है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए। मतलब कि अगर तुमने दो पोलिनोमियल ले लिए, मान लो एफ और जी, दो पोलिनोमियल ले लिए इस डब्ल्यू में से, अगर ये सेट डब्ल्यू है तो ये जो सेट है इसको हम डब्ल्यू बोल रहे हैं, ठीक है, दो ले लिए। अब क्या होगा कि एफ प्लस जी, ठीक है, एफ प्लस जी एट 1/2 ये हम निकालते हैं। फिर पोलिनोमियल तो लीनियर होती है, तो ये एफ ऑफ 1/2 ये हो जाएगा प्लस जी ऑफ 1/2, ठीक है ना। तो अब एफ ऑफ 1/2 क्या है, एफ ऑफ 1/2 तो उसके बराबर है, एफ ऑफ 1 के बराबर है, क्योंकि एफ और जी वहाँ से आ रहे हैं। और प्लस जी ऑफ 1/2 क्या है, जी ऑफ 1 के बराबर है। तो ये क्या बन गया, ये इक्वल हो गया एफ प्लस जी ऑफ 1 के बराबर, है ना। एफ प्लस जी ऑफ 1/2 है ना जो, वो एफ प्लस जी ऑफ 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया, यानी एफ और जी अगर डब्ल्यू में जा रहे हैं तो एफ प्लस जी भी डब्ल्यू में जा रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया, दूसरी कंडीशन भी हो गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कि अगर अल्फा आर में से लिया और एफ डब्ल्यू में से लिया, तो अल्फा इंटू एफ जो है वो भी डब्ल्यू में जाना चाहिए। अच्छा, अल्फा इंटू एफ का 1/2 निकालते हैं, 1/2 पे वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मतलब अल्फा एफ फंक्शन था। अब अल्फा कांस्टेंट है तो उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अल्फा को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और एफ ऑफ 1/2 निकालेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा, वो तो एफ ऑफ 1 के बराबर है क्योंकि कंडीशन से, क्योंकि एफ डब्ल्यू में जा रहा है। अब क्या होगा कि अल्फा ऑफ एफ ऑफ 1 है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा एफ ऑफ 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा एफ ऑफ 1/2 अल्फा एफ ऑफ 1 के बराबर होगा। इसका मतलब जो अल्फा एफ है वो भी डब्ल्यू में चला गया। इसका मतलब क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जीरो भी चली गई, क्लोज्ड अंडर एडिशन भी हो गया, और क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है पी, ठीक है, पी मैट्रिक्स दे दी हमें 5x5 ऑर्डर की, ठीक है। और पी आई जे क्या है, आई जेथ पोजिशन उस मैट्रिक्स का, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को बस ध्यान से समझना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई एस एस बनाया, एस में क्या है, वो सभी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें पी आई जे और पी आर एस बराबर है, ठीक है, व्हेन आई प्लस आर इक्वल्स टू जे प्लस एस, ठीक है। इसको तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मान लिया कोई मैट्रिक्स ले ली, लेट्स से कोई ए मैट्रिक्स ले ली एस में से, ठीक है। अब ये ए मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, देखो ए मैट्रिक्स, मैं क्या करता हूँ, डायगोनल पे कोई ए ले लेता हूँ,
ठीक है। अब डायगोनल पे ए ले लिया तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई 1 और जे की वैल्यू क्या हो गई 1। अब आर और एस क्या पुट करूं कि आई प्लस आर इक्वल टू जे प्लस एस हो जाए। इसका मतलब आर और एस को भी बराबर पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब आर को 1 पुट कर दिया और एस को 1 पुट कर दिया तो देखो आई सॉरी तो क्या हो गया आई प्लस आर 2 हो गया और जे प्लस एस भी 2 हो गया, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी आर एस को बराबर होना पड़ेगा पी आई जे को बराबर होना पड़ेगा पी आर एस के। ठीक है, तो इसका मतलब पी वन वन बराबर पी वन वन, इससे तो कुछ हुआ नहीं, है ना। ये क्योंकि पी वन वन आई और जे की वैल्यू 1 थी बराबर पी वन वन, ये तो हमें पता ही है, ये तो होता ही है। अब आर और जे को और क्या पुट कर सकता हूँ कि ये इक्वेशन होल्ड रहे, इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करना है बस। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर 2 रख देता हूँ तो एस की वैल्यू भी 2 रखनी पड़ेगी। अब देखो आई प्लस आर बराबर हो रहा है जे प्लस एस के, तो अब इस केस में क्या होगा पी वन वन बराबर पी टू टू होना चाहिए, तो यहाँ पे ए आ गया। फिर ऐसे ही 3 3 पुट कर दूंगा, तो सॉरी हाँ 3 3 पुट कर दूंगा तो पी वन वन बराबर होना चाहिए पी थ्री थ्री के, यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने बी। ओके, अब बी में क्या है यहाँ पे देखो रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 2 होगा। एक मिनट, कॉलम क्या हो गया 2। अब आर और एस मुझे ऐसे चूज करने हैं कि आई प्लस आर बराबर जे प्लस एस रहे। तो आर को अगर मैं 1 चूज कर लेता हूँ तो जे को 0 चूज करना होगा, जीरो जीरो कॉलम या 0 रो तो होता ही नहीं है। आर को अगर 2 चूज कर लेता हूँ तो एस को क्या चूज करना पड़ेगा, एस को 1 चूज कर सकता हूँ ताकि ये 3 और ये 3 बन जाए, है ना। अब जो 1 2 है वो 2 1 के बराबर होना चाहिए, 1 2 2 1 यानी ये आ जाएगा। अब देखो मैं इसमें एक एक बढ़ा सकता हूँ, इसको आर को मैं 3 कर सकता हूँ और एस को 2 कर सकता हूँ। अभी भी 1 प्लस 3 2 प्लस 2, तो इसका मतलब 3 2 पे भी बी ही आएगा, है ना। 3 2 क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी आएगा, फिर से बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब तुम करोगे जब, तो जब यहाँ पे सी रखोगे तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, सी सी। ठीक है, फिर यहाँ पे जब डी रखोगे तो यहाँ डी आ जाएगा और डी, और यहाँ पे ई रखोगे तो यहाँ ई आ जाएगा। ठीक है, फिर जब तुम ये वाला एलिमेंट लोगे देखो यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है ना, पर इसकी पोजीशन हमें पता है। इसकी पोजीशन क्या है सेकंड थोड़ी सॉरी हाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो गया इसमें अब मैं आर और एस को क्या चूज कर सकता हूँ, आर को 1 चूज कर सकता हूँ और जे को फिर 0 चूज करना होगा, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन आर को मैं 2 चूज कर सकता हूँ, तो एस को क्या चूज कर सकता हूँ सॉरी, एस को 1, है ना, क्योंकि 2 प्लस 2 4 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब 2 1 पे जो है वही यहाँ पे आएगा, 2 1 पे क्या है 2 1 पे तो बी है, इसका मतलब यहाँ पे भी बी आएगा। और फिर तुम एक एक इंक्रीज कर दोगे इसमें और इसमें तो फिर तुम्हें ये एंट्री मिलेगी, फिर ऐसे एक एक इंक्रीज करोगे फिर ये एंट्री मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, तो ओवरऑल ये मैट्रिक्स बन जाएगी तुम्हारी। इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इस कैपिटल एस में जा रहे हैं। ठीक है, ये असल में क्या बनी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, और इसमें फ्री वेरिएबल्स कितने हैं देखो ए बी सी डी ई, ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 5 फ्री वेरिएबल है। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ एस है वो 5, ये आंसर है इसका। देखो जब इस टाइप के ऑप्शन हो ना कि इसकी डायमेंशन 5 है और इसकी डायमेंशन 11 है, अब या तो दोनों ही फॉल्स होंगे या दोनों में से एक करेक्ट होगा, है ना। और अब देखो ये करेक्ट हो गया है, ये फॉल्स हो गया, तो बाकी ऑप्शन जरूर देखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एस इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5x5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या ये वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है डायगोनल पे सेम एलिमेंट रहे, है ना। डायगोनल अलग भी तो हो सकता है, तब भी वो सिमेट्रिक रहेगी। लेकिन ये सबस्पेस है सिमेट्रिक का, खुद नहीं है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस, लेकिन उस बड़े वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें भी हमें फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अगर मैं डायगोनल एंट्रीज जोड़ देता हूँ, ठीक है ना,
आर इंटीजर्स, हाँ अगर इंटीजर्स एंट्रीज हैं सबकी सब, अगर ये सब इंटीजर्स हैं, देन 5 डिवाइड द सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। कह रहा है कि डायगोनल एंट्रीज का जो सम होगा वो 5a होगा और 5 डिवाइड करेगा इसको, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये ए बी और डी ट्रू हो गए, इसका मतलब सी फॉल्स है और सी को ही हमें चूज करना था क्योंकि हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है और हमें बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन लेता है या यूनिक सोल्यूशन लेता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इसकी क्या बन जाएगी, देखो इसमें एक्स वाई जेड और टी 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पे सबके कोफिशिएंट्स अगर हम लिख लें और यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाली मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। ओके, सो इट विल बी 2 0 0 -4। ओके, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा बिकॉज y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 0 है। देन अब यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 0 और यहाँ पे आएगा 1 -3 -1 एंड -10। ठीक है, यहाँ पे 4 7 5 एंड लैम्डा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रो एक्लन फॉर्म में करने से क्या होगा कि फिर हम बता पाएंगे कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जीरो करना होगा ऑब्वियसली, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना था तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -2 हो जाएगा और ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो भी ऊपर तो 0 है ना, तो यहाँ पे जो भी था वो सेम टू सेम 0 ही रहेगा और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -4 -2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब और 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, 1 -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 -0 1 रहेगा, 0 -1 -1 हो जाएगा। ऐसे ही 4 -5 करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब 1 -1 यहाँ पे भी 0 कर देंगे, -3 -1 तो ये हो जाएगा -4 -1 -0 -1 रहेगा, -10 -1 -11 हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा -4 करेंगे यहाँ पे, लैम्डा -4 हो जाएगा। सिंपल ऑपरेशन है, जस्ट क्या किया, इन तीनों को जीरो किया सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे अगर 1 चाहिए होता तो हम -2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो देखो -2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, बचा ये, तो इसको क्या करना है, इसको 0 करने के लिए हम इस 1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे इसको 0 करने के लिए, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, -1 ही रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा तो 12 -11 1 बचेगा, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा तो देखो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, और इसमें ऐड कर दूंगा तो लैम्डा -2 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली ये बन गया। अब लास्ट क्या रह गया, अगर हम देखो इनको ऐड कर दें इन दो रोज को तो ये रो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, है ना, -1 1 मतलब इसको ऐड करूंगा तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो लैम्डा -1 बचेगा। फाइनली ये बन गया। अब देखो हमारे पास थ्योरम क्या होती है कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, और ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब क्या हो जाता है, तब तो हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये बराबर तो हो रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, लेकिन ये बराबर ना हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको याद रखना। और अगर ये बराबर ही ना हो, मतलब कि अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के, तब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस केस में देखो, रैंक ऑफ ए तो ऑलरेडी 3 है ना। रैंक ऑफ ए क्या आया हमारा, रैंक ऑफ ए आया 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल 4 थे, तो मतलब यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो यूनिक सोल्यूशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए इसका रैंक भी 4 होना चाहिए था, इसका रैंक भी 4 होना चाहिए था, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि 4 है उसके बराबर होना चाहिए था। तो इसलिए यूनिक सोल्यूशन के जो भी ऑप्शन है उनको तो हटा देते हैं। अब बचा इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, देखो इनफाइनाइट तब होंगे जब रैंक बराबर हो जाए ए और आर्गुमेंटेड बी का, और वो तभी बराबर हो सकता है जब ये क्वांटिटी जीरो हो, है ना, जब ये जीरो हो। अगर ये नॉन जीरो है तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक तो 4 रहेगा और ए का रैंक 3 है, बराबर नहीं होंगे, फिर तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब लैम्डा माइनस वन को जीरो होना पड़ेगा, मतलब लैम्डा को 1 होना पड़ेगा। तो यानी कि अगर लैम्डा 1 है तो सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब for lambda equal to 1 system has infinitely many solutions, so C is the correct answer. Let's go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि लेट वी बी ए रियल वेक्टर स्पेस, वी कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 5। यानी कि क्या है कि यानी P5 करके है, समझ लो इसमें सभी पोलिनोमियल्स हैं और सभी रियल पोलिनोमियल्स हैं ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5, यानी 5 या 5 से कम। ठीक है, और टी ऑफ वन वन गिवन है, टी ऑफ वन वन गिवन है, और एक स्टेटमेंट और गिवन है हमें, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इसमें अगर हम k को 1 पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस वन प्लस वन, यानी टी ऑफ x बच जाता है सिर्फ, और k 1 2 3 4 5 तक ये इक्वेशन ट्रू है। तो अगर k को 1 पुट करते हैं तो टी ऑफ x 1 आ जाता है। k को अगर 2 पुट करते हैं तो टी ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन, ये भी 1 आ जाता है। k को 3 पुट करते हैं तो टी ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तब ये 1 आ जाता है। 4 पुट करेंगे तो टी ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आ जाता है तुम्हारा 1। और अगर 5 पुट करेंगे तो फाइनली टी ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू 1, ये हो जाता है। अब हमें इस सब का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स पावर 4। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ये टी ऑफ एक्स तो जो है तुम्हारा वो आ गया 1। ठीक है, अब इसको देखें अगर, तो ये क्या है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ से टी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी को अंदर ले जा सकते हैं तो 1 प्लस टी ऑफ एक्स हो जाएगा, 1 प्लस टी ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी 1 है, तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2 आ गया। ठीक है, अब टी ऑफ एक्स की वैल्यू भी पता है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर की भी पता है। ठीक है, इनको लिख लेते हैं 1 और 2 है इनकी वैल्यू। ठीक है ना, इनको साइड में लिख लेते हैं। टी ऑफ एक्स जो है वो 1 है एंड टी ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2 है। अब थर्ड इक्वेशन को ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगी टी ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ से टी ऑफ एक्स क्यूब हम निकाल सकते हैं, है ना, क्या बनेगा 1 प्लस थ्री टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू टी ऑफ एक्स, ये बनेगा। इनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू तो 2 थी तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, और ये तो 1 था तो ये 2 इंटू वन 2 ही रह जाएगा। तो 1 प्लस सिक्स माइनस टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस टू 5 बचेगा। तो टी ऑफ एक्स क्यूब जो है वो 5 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये आंसर करेक्ट हो गया, मोर देन वन आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं, एम एस क्यू का एक क्वेश्चन है, तो एक तो ये वाला करेक्ट हो गया। अब हमें एक्स पावर 4 भी निकालना है, तो हम ये फोर्थ इक्वेशन को भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनती है टी ऑफ, ये बन जाएगी एक्स पावर 4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये पता है, अब टी ऑफ एक्स क्यूब भी हमें पता है, टी ऑफ एक्स भी पता है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर भी पता है। ठीक है, टी ऑफ एक्स क्यूब इज 5, वो सब यहाँ पे पुट करके टी ऑफ एक्स पावर 4 जो है हम उधर सबको उधर भेज के निकाल लेंगे, तो वो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया
कि x पावर 4 का t ले रहे हैं तो 15 आ रहा है और x क्यूब का t 5 आ रहा है, तो A एंड B आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पी बी द फिक्स 3x3 मैट्रिक्स, पी कोई 3x3 की फिक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब करना क्या है कि और उसकी एंट्रीज जो है वो रियल नंबर्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स फ्रॉम M3R टू M3R इज लीनियर, इनमें से कौन सा लीनियर है। एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है, तो हमें चेक करना होगा। देखो, लीनियर के लिए सबसे पहले दो ही प्रॉपर्टी है कि एक अगर टी लीनियर है तो x प्लस वाई को अलग अलग कर दे, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई कर दे, और किसी भी कांस्टेंट को बाहर निकाल ले, यानी अल्फा टी ऑफ एक्स कर दे। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। तो पहले इसमें देखते हैं। देखो, अगर हम टी ऑफ एम प्लस लेट्स से टी ऑफ ए प्लस बी करें अगर हम, ठीक है ना, टी ऑफ ए प्लस बी करें अगर, तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चलें तो P कोई फिक्स मैट्रिक्स है, यानी A प्लस बी को एक बार इस साइड से मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इस साइड से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी माइनस पी ए प्लस माइनस पी बी, और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से ए पी माइनस पी ए कर सकते हैं प्लस बी पी माइनस बी ए कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या है, ए पी माइनस पी ए, देखो ए पी माइनस पी ए तो ये मिल गया, और ये बी पी माइनस क्या होगा, पी बी, ठीक है ना, माइनस पी बी। एक मिनट, तो ये क्या है असल में, ये तो टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी है, क्योंकि इतना टी ऑफ ए है इतना टी ऑफ बी है, तो ये क्या बन गया, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी। ऐसे ही अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि अल्फा तो कोई दिक्कत करेगा ही नहीं मैट्रिक्स में, बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये तो लीनियर मैप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हो गया लीनियर। अब सेकंड वाले को देखते हैं अगर हम। देखो, सेकंड वाले में क्या है कि जिसकी हमें इमेज निकालनी है ना उसका स्क्वायर है, ठीक है, एम स्क्वायर है, तो ये एम स्क्वायर प्रॉब्लम कर देगा। जब तुम टी ऑफ ए प्लस बी निकालोगे तो तुम उसको टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी में रिड्यूस कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज वहाँ पे एम प्लस एम का स्क्वायर है, वहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ए बी इक्वल्स टू बी ए है या नहीं है। ये अगर यहाँ इक्वल है तो ये टू ए बी नहीं कर सकते, फिर ये ए बी प्लस बी ए रहता है ना। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, जब तुम टी ऑफ ए प्लस बी निकालोगे तो तुम टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी में रिड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जिस एलिमेंट की हम इमेज निकाल रहे हैं ना उसी का स्क्वायर है, तो ये नॉन लीनियर कर दे रहा है फंक्शन को, है ना। तुम अदर सेंस में समझो तो वन वेरिएबल में समझो तो इसीलिए ये लीनियर नहीं बनेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, तो m का स्क्वायर आ रहा है एक जगह पे, है ना, एक जगह तो ठीक है, चलो इतना तो ठीक है, अगर सिर्फ इतना होता तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे m का स्क्वायर आ रहा है, ये भी लीनियर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे देखो, p का स्क्वायर है, ठीक है, पहले कोई p मैट्रिक्स फिक्स की थी, तो अब p स्क्वायर है, p स्क्वायर को क्योंकि p तो फिक्स है, p स्क्वायर को क्यों मान लो, तो p के स्क्वायर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिसकी इमेज निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर तो नहीं है ना। तो ये अगर हम p स्क्वायर को क्यों माने तो ये क्या बन जाएगा, m क्यू प्लस क्यू एम। जब ये लीनियर है तो ये भी लीनियर ही होगा, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं कर रहा लीनियर में, प्लस क्या दिक्कत करेगा, है ना। जब तुम इसको करोगे टी ऑफ ए प्लस बी निकालोगे, टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी हो जाएगा, अल्फा भी बाहर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये भी लीनियर है, तो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक पी मैट्रिक्स गिवन है, और वो इस तरह से है कि p पावर 4 जीरो हो जाता है और p क्यूब जो है वो नॉन जीरो रहता है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4। ठीक है, मतलब कि 4 पावर करने पे जीरो हो गया और 3 पावर करने पे नॉन जीरो है। ठीक है, तो और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 4x4 है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स की हमें एक बात पता है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज जीरो होती हैं हमेशा, कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी, दैट इज वो हो गया, ट्रू हो गया ये तो। अब क्या है कि ये भी एक थ्योरम होती है कि अगर इंडेक्स 4 है, मतलब कि पावर 4 तक जीरो है,
तो जो ये जो सेट बनेगा ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इट्स अ थ्योरम, यू कैन सी द प्रूफ इन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये क्या है कि एक और थ्योरम है कि अगर अगर n क्रॉस n की दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है, लेट ए एंड बी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और a पावर n भी जीरो होता है, b पावर n भी जीरो होता है, और a पावर n माइनस वन नॉन जीरो है और b पावर n माइनस वन नॉन जीरो है। अगर ये होता है देन a एंड b आर सिमिलर। सिमिलर मतलब एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी एस सच दैट a इज इक्वल्स टू एस इनवर्स बी एस, ऐसा करके। ये सिमिलर की डेफिनेशन है। तो इस केस में क्या है, बस n की जगह 4 ही तो है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और a पावर 4 जीरो हो रहा है, a पावर 3 जीरो नहीं हो रहा है। सिमिलरली क्यू जो है ये वैसा ही डिफाइन करना चाहता है, ठीक है ना। क्यू में भी देखो क्यू पावर 4 नॉन जीरो रहेगा, क्यू क्यूब जीरो रहेगा, और p भी यही कर रहा है ना। और इसीलिए p और q क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट दिस हैपेंस। तो इसका मतलब बाय दैट थ्योरम d इज ऑल्सो ट्रू। तो बस b बच गया, b इज फॉल्स। b फॉल्स क्यों है, एक बार b को थोड़ा सा देख लेते हैं। b में देखो क्या है कि वो कह रहा है कि रैंक ऑफ p पावर k इज 4 माइनस k, ठीक है। तो इसका मतलब अगर k की वैल्यू 1 है तो तो मतलब p का रैंक बोल रहा है वो 3 है, जो रैंक ऑफ p है वो 3 है, और जो रैंक ऑफ p स्क्वायर है वो 2 है, और जो रैंक ऑफ p क्यूब है वो 1 है, और रैंक ऑफ p पावर 4 क्या है, वो 0 है। देखो रैंक ऑफ p पावर 4 तो 0 है, ये बात तो ट्रू है, क्योंकि क्योंकि p पावर 4 जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक 0 ही होगा। लेकिन ये जो पावर बढ़ाने से एक एक करके रैंक कम हो रहा है ना, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएंगी जिनकी पावर 4 करते हो या कुछ भी करते हो 0 आ जाता है, लेकिन जो रैंक है वो एक एक करके कम नहीं हुआ है ना। क्योंकि थ्योरम क्या है कि ए बी का जो रैंक होता है ना, रैंक ऑफ जो ए बी होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, है ना। स्ट्रिक्टली लेस तो नहीं होता ना, लेस देन इक्वल्स टू होता है। तो कई बार पावर इंक्रीज करने पर रैंक सेम रहता है, लेकिन फिर से पावर करते हैं तब रैंक एकदम से घट जाता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंक एक एक करके कम होगा पावर बढ़ाने से, है ना। यू कैन फाइंड सच एग्जांपल्स। सो दैट्स व्हाई बी इज फॉल्स, और बी को ही हमें चूज करना था, ठीक है। देन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इक्वेशंस तुम बना लोगे एंड देन उनको उनसे हमें एनालाइज करना है कि क्या इसकी इस क्वांटिटी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो एक तो गिवन है ए यू इक्वल्स टू दिस, एक गिवन है ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एक बार इसका यूज कर लेते हैं। अब ए को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, यू वन प्लस यू टू इक्वल्स टू अंडर रूट टू वी वन, पहला। दूसरा यू टू इक्वल्स टू अंडर रूट टू वी टू, और तीसरा माइनस यू वन प्लस यू टू इक्वल्स टू अंडर रूट टू वी थ्री। ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं। देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 10 माइनस वन 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 वन, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ v के साथ तो क्या हो जाएगा, वी वन प्लस, देखो ये तो जीरो है तो वी वन माइनस वी थ्री इक्वल्स टू अंडर रूट टू यू वन, और वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू यू टू। कुछ नहीं किया, देखो ये इन दोनों से इक्वेशनें बनाई है सिर्फ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और दो एक्स्ट्रा इक्वेशन हमें गिवन है, ये और ये, ठीक है, इनको भी यूज कर लेंगे। अभी ये देखते थे इससे हम क्या कर सकते हैं। देखो अगर हम जोड़ दें सब तो u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा, तो u2 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 3u2 आ जाएगा इधर, 3u2 इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट टू कॉमन आ जाएगा, और क्या बनेगा अंदर v1 प्लस वी2 प्लस वी3, ये बन जाएगा। अब देखो इससे क्या है, v1 प्लस वी2 प्लस वी3 तो हमें ऑलरेडी पता है अंडर रूट टू u2, तो 3u2 बराबर है अंडर रूट टू u2, तो यहाँ से तो u2 को जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो u2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया u2 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो u2 जब जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, u2 अगर जीरो है तो हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो एक तो, ठीक है। अच्छा
अब हम देख लेते हैं कि V2 क्या है इससे। अगर U2 जीरो है तो देखो V2 भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जब जीरो डालेंगे तो √2 V2 बराबर जीरो, तो V2 भी जीरो आ गया, U2 भी जीरो आ गया, V2 भी जीरो आ गया। और एक एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई, क्योंकि देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करते हैं तो देखो V1, यहाँ पे V2 आएगा, सॉरी, है ना। तो V1 और V2 ऑलरेडी जीरो है, प्लस V3 इक्वल्स टू ये U2 भी जीरो है, ये हो गया। तो V1 इक्वल्स टू माइनस V3, ये बन गया, ठीक है। V1 इक्वल्स टू माइनस V3 बन गया। अब अब इन इक्वेशंस का यूज कर लेते हैं। देखो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, U2 ऑलरेडी जीरो हो गया, इसका मतलब U1 स्क्वायर 1 हो गया, U1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, इसका मतलब U1 की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, U1 की जो वैल्यू है वो हो गई प्लस माइनस 1, क्योंकि हमें U1 तो चाहिए था एक, और एक चाहिए था ये V1, है ना। तो U1 की, एक मिनट, U1 की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब इस्तेमाल करना है देखो इसका, क्या कहते हैं, इस इक्वेशन का, है ना। देखो V1 स्क्वायर, ये तो जीरो है, प्लस V3 क्यूब, और V3 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस V1, यानी माइनस V1 का क्यूब, तो वो प्लस ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो 2V1 स्क्वायर क्या हो गया, 2V1 स्क्वायर हो गया 1, और V1 स्क्वायर 1/2 हो गया, और वहाँ से क्या हो गया, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √1/2, या 1/√2, 1/√2, ये V1 आ गया। अब हमें U1 भी पता है, V1 भी पता है, पर इनके प्लस माइनस के साइंस को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। देखो इसमें U2 को जीरो डाल देते हैं, क्योंकि U2 की वैल्यू तो जीरो थी, तो यहाँ से ये आ जाएगा U1 इज इक्वल्स टू √2V1। इसी हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर U1 पॉजिटिव है तो V1 पॉजिटिव है, और U1 नेगेटिव है तो V1 नेगेटिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो ये दोनों ही, या तो अगर ये 1 है तो ये 1/√2 है, अगर ये -1 है तो ये -1/√2 है, ठीक है ना। दोनों के साइन जो है वो सिमिलर है, और दोनों के जब साइन सिमिलर है तो मोड वैल्यू जो है वो सेम आएगी, चाहे तुम 1 और 1/√2 ले लो, या -1 और -1/√2 ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर मोड उसको प्लस कर देगा। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम एक तो यूज़ कर सकते हैं कि U1 इक्वल्स टू 1 और V1 इज इक्वल्स टू 1/√2, इससे भी सेम आंसर आएगा। और हम U1 इक्वल टू -1, V1 इक्वल्स टू -1/√2, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो लेट्स से ये यूज़ कर लेते हैं हम। तो U1 की जगह 1 प्लस 2/√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3, यानी कि आंसर इज 3, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, उसकी आइगन वैल्यूज हमें पता है, और उसके आइगन वेक्टर्स भी हमें पता है। तो वहाँ से हमें उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पे जो एंट्री होगी वो बतानी है क्या होगी, ठीक है। देखो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, मतलब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल कैसे है, और उसके वेक्टर्स भी हमें पता है, तो हम एक पी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं जो कि इसके कॉलम्स की होगी, 1 0 0 1 1 0 1 0 1, और पी इनवर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पी इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम फाइंड करें, 0 -1 -1 0 1 0 और 0 0 1, ये पी इनवर्स आ गया। और जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और हमें पी मैट्रिक्स भी पता है, तो ए इज इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब पी देखो क्या है, ये हो गया, और डी क्या है, डी तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल पे क्या आएंगे, आइगन वैल्यूज आएंगी, यानी कि 0 1 और -1, 0 1 -1, बाकी सब जगह 0। अब देखो P भी पता है, P इनवर्स भी पता है, D भी पता है, तो ये मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं, ठीक है। A इज इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स। तो वहाँ से जब A निकालेंगे तो हमारा A आ जाएगा 0 1 -1 0 1 0 0 0 -1, ये A आ जाएगा हमारा। और फिर हम उसने पूछा है कि देन द एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी ये वाली एंट्री उसने पूछी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 इज द करेक्ट आंसर। So these are the all linear algebra questions from the JAM 2022 exam.
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।